चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं फिर आगे क्लोनिंग वेक्टर के साथ। यहाँ देख लेते हैं, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। यानी एक वेक्टर में क्लोनिंग के लिए क्या क्या फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेक्टर के पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ORI साइट भी बोलते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस है ये जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, यानी इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। ऐसा साइट है जहां से क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। इनको नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कोई पीस ऑफ DNA को लिंक कर दिया गया तो उसके बाद ये पीस ऑफ DNA क्या कर सकता है, अपना कॉपी नंबर बढ़ा सकता है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA, ठीक है। यानी जो DNA को जोड़ा गया है वेक्टर पे, ORI साइट पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, वहां पे फिर क्या होगा, इस DNA, इस पर्टिकुलर तरीके के DNA का कॉपी नंबर बढ़ना ये कंट्रोल करता है कौन सा साइट, ORI साइट। समझ में आया? यानी रेप्लिकेशन इसी वाले साइट से स्टार्ट होगा, ORI साइट से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन होना। तो DNA को हमको ORI साइट पे ही लिंक करना पड़ता है अगर उसका कॉपी नंबर बढ़वाना है तो। सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी ऑफ अ टारगेट DNA, एक पर्टिकुलर DNA का अगर बहुत सारा कॉपी चाहते हैं आप, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है। यानी ऐसे वेक्टर में डालना होगा उस DNA को जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट सपोर्ट करता है ज्यादा कॉपी नंबर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए सेकेंड चीज जो इसके बाद प्रेजेंट होता है वो है क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात कर लेते हैं। इन एडिशन टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformants. सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्कर्स यानी ऐसे सीक्वेंस जिनके बेसिस पे हम पहचान पाएंगे कि किसी वेक्टर में DNA हमारा लिंक हुआ है या नहीं। अगर DNA हमारा डिजायर्ड DNA लिंक हुआ है तो वो वेक्टर कहलाता है ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर, और जिस वेक्टर में DNA लिंक नहीं हुआ है उन वेक्टर को हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर एक पीस ऑफ DNA को इंसर्ट कर दिया गया आपके बॉडी में, बैक्टीरिया के बॉडी में, तो हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया यहां पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? चलिए नॉर्मली अगर हम बात करें, द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पीसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या फिर कैनामाइसिन, ठीक है। ये 4 तरीके के कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो जो जीन होता है इन एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होने के लिए, वो ई कोलाई के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंट वाला जीन वेक्टर के पास है और ये वेक्टर जाता है आगे ई कोलाई में, तो ई कोलाई के अंदर फिर एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहां पे और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहां पे। किस पे है ये? वेक्टर पे है। The normal E. coli cell do not carry resistance against any antibiotic. नॉर्मल E. coli के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर उसी नॉर्मल E. coli के अंदर हमने ये रेजिस्टेंट वाला वेक्टर घुसेड़ दिया तो वो E. coli भी फिर कैसा बन जाएगा? रेजिस्टेंट बन जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तीसरी चीज है क्लोनिंग साइट। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू preferably single recognition site for the commonly used restriction enzymes। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एलियन पीस ऑफ DNA को आप चिपकाना चाहते हैं वेक्टर में, ठीक है, तो उसके लिए प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होता है, यानी एकमात्र ऐसा साइट होता है, ठीक है, या फिर कम से कम एक ऐसा साइट होता है जिसको वो पहचान सके और वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करवा सके, ठीक है। तो एक रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होता है, वेरी फ्यू, लगभग एक माना जाता है प्रेफरेबली।
प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट अगर होगा विद इन द वेक्टर, तो क्या होगा भैया कि यहां भी कट कर देगा, 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 और जो वेक्टर है वो ऐसे ऐसे टुकड़ों में बिखर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो है क्या कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग प्रोसेस को ये क्या कर देगा? कॉम्प्लिकेट कर देगा। इसी वजह से बोला जाता है कि भैया एक ही साइट ऐसा होना चाहिए कि जिस साइट पे कट हो, और जो प्लाज्मिड है, ठीक ना, जो प्लाज्मिड है वो एक पर्टिकुलर साइट पे, यहाँ पे सपोज यहाँ कट कर दिया और अब एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर ऐसे ही यहाँ भी कट कर दें आप, अगर मान लीजिए यहाँ भी कट कर दिए, यहाँ भी कट कर दिए, यहाँ भी कट कर दिए, तो क्या होगा? तो ये टुकड़ों में बिखर जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। ठीक है, एलियन डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो भैया हो क्या सकता है कि दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, जैसे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे एक एम्पीसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, यहाँ नजर आएगा ये। ठीक है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो बताया गया है द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के बेस पे बात करें यहां पे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट। क्यों भैया? कि बाम H1 साइट पे हम कट करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जो जीन है ये भी हट जाएगा। अगर बाम H1 इस एरिया का सफाया करता है, इस एरिया का सफाया करता है, तो इतना एरिया बाम H1 की वजह से क्लीन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इतना एरिया क्या हो जाएगा? बाम H1 की वजह से क्लीन हो जाएगा। और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो भी कहाँ चला गया? भितरामपुर। कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है। तो यहां हम बात कर लेते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट। ठीक है, काहे के लिए? ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR322। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हटा तो हम समझ जाएंगे कि भैया बाम H1 ने अपना काम दिखा दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, और हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो उस जगह पे जाकर चिपक गया है। ठीक है, चलिए हम यहां बात कर लेते हैं फिर। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्योंकि भैया बाम H1 से आपने कट करा दिया, यानी साथ में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी चला गया। ठीक है, अब क्या है, जो वेक्टर है वो कैसा हो गया है? उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी खो दिया है अपना, यानी अब वो टेट्रासाइक्लिन में रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जीन उड़ा दिया हमने बाम H1 से कट करके। तो होगा क्या? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। क्या समझ में आया? ठीक है, ये एक प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड में ये है साइट, यहां से लेकर यहां तक का जो रेड वाला कलर का दिख रहा है आपको ये साइट। ठीक है, PBR322 में ये साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का, यानी ऐसा जीन जिसकी मदद से अगर हम इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत है इसमें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है ये, तो टेट्रासाइक्लिन से लड़ने का ताकत है इसके अंदर। तो क्या ये प्लाज्मिड या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लाज्मिड डाला गया इकोलाई में वो टेट्रासाइक्लिन में मरेगा? क्यों? क्योंकि लड़ने की ताकत है इसके पास, टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के अंदर, इसी प्लाज्मिड में हम बात करें कि जहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, वो एरिया, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कौन कट कर सकता है? तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है बाम H1।
ये क्या कर सकता है, कट कर सकता है। अगर हमने बाम H1 को काम पे लगा दिया तो बाम H1 क्या करेगा, इस पूरे साइट को यहां से यहां तक कट कर देगा, कर देगा कि नहीं? यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब इसमें बचा क्या, नहीं बचा। अब क्या होगा, अब अगर मान लीजिए इसको हम टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालते हैं तो क्या ये प्लाज्मिड सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो भैया जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको हम नाम देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, अरे हाँ कि ना, और जो ट्रांसफॉर्म हो गया इसको हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसी चीज को यहां बताया गया है, इसको क्लियर कर देता हूं, फिर से बताता हूं। जो बदल गया ट्रांसफॉर्मेंट, जो नहीं बदला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बाम H1 से कट करा के आप उसका रूप रंग बदल दिए ना भाई, तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। वो जो ट्रांसफॉर्म हो गया उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जिसमें कोई चेंज नहीं आया, उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। बिल्कुल, जो पहले से उसके पास टेट्रासाइक्लिन था अभी भी है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, पहले था लेकिन हमने बाम H1 से कट करा के हटा दिया, ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो यहां एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस चीज को। देखो, नहीं समझ में आया तो यहां समझ में आएगा। फिर से इस चीज को हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए, एक फॉरेन डीएनए को आप चिपका सकते हैं बाम H1 वाले साइट पे। कैसे कि बाम H1 से उस एरिया को क्लीन करवा देंगे और उसके बाद अपना मनपसंद का हम डीएनए जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहां पे भी हमने क्या किया कि जैसे यहां से बाम H1 से करवा के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो हट गया, अब इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहां दूसरे तरीके का डीएनए लगा दिया। ये लीजिए, ये दूसरे तरीके का डीएनए यहां लगा दिया जो आपको चाहिए था। तो जैसे ही यहां डिजायर्ड डीएनए लगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी खत्म, तो खत्म हो गया तो उसको नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेंट, यानी बदल चुका है। अब ये जो नहीं बदला, जिसमें बाम H1 से आपने ट्रीट नहीं करवाया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी है, उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आया कि नहीं? यानी इससे आप क्या पता कर सकते हो कि मान लो आप एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को वेक्टर में चढ़ाना चाहते हो। अब वेक्टर के पास आपने भेज तो दिया और आप चेक कर रहे हो कि भैया हमने बाम H1 के साथ उस डीएनए को भेज दिया वेक्टर के पास। ठीक है, अगर हमारा डीएनए बाम H1 वाले साइट पर आके चिपक गया होगा, इसका मतलब है कि उसका वेक्टर का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जीन खत्म हो गया होगा। अब उसको डाल के देखते हैं एक बार टेट्रासाइक्लिन में, अगर टेट्रासाइक्लिन में मर गया ये, तो समझेंगे भैया हमारा डीएनए यहां पे फिट हो गया है। हमारा डीएनए क्या हो गया, यहां फिट हो गया। और हमारा डीएनए जब फिट हो गया तो हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर हमारा डीएनए फिट नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी वहां है, वो हटा ही नहीं है वहां से। तो टेट्रासाइक्लिन में डाल के देखते हैं तो जिंदा है, अरे भाई इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी तक नहीं हटा है वहां से और हमारा डीएनए नहीं चिपक पाया है वहां, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए वापस आते हैं हम लाइन पे। तो फॉरेन डीएनए को अगर आप चिपकाना चाहते हैं, लाइगेट करना चाहते हैं बाम H1 साइट पे, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के नाम से जाना जाता है, वो साइट कहां पे, वेक्टर PBR322 में। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अगर मान लीजिए आपका डिजायर्ड डीएनए उस पर चिपक गया, रिकॉम्बिनेंट बोलिए या ट्रांसफॉर्मेंट बोलिए, तो रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड के पास अब क्या है, विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब टेट्रासाइक्लिन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल, यानी उस जगह पे हमने क्या चिपका दिया, अब फॉरेन डीएनए चिपका दिया है। और इनको सेलेक्ट किया जा सकता है आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अब हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सबको डाल के देखते हैं, जिसपे वो डीएनए लग गया होगा वो भैया मर जाएगा वो टेट्रासाइक्लिन में, और जिसपे नहीं लगा होगा वो जिंदा रहेगा। सेलेक्ट कर लेंगे हम किसमें किसमें डीएनए लग चुका है हमारा, कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, तो ये एक तरीका है किस चीज का, सेलेक्ट करने का। तो इकोलाई मरेगा ना, प्लाज्मिड तो हम निकाल लेंगे फिर बाहर, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि प्लाज्मिड में सेट हुआ है कि नहीं। अब मान लीजिए ई वाला उंगली जो है ना, ये गोली रोक सकता है। ठीक, आप गोली चलाए,
हम ऐसे मार दिए गोली रुक गया, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, इस वेक्टर पे हम कुछ और फिट करें और पता कैसे चलेगा कि भैया फिट हुआ है कि नहीं, तो मेरा ये उंगलियां काट के दूसरा चीज फिट कर दीजिए। गोली नहीं रोक पाया तो मैंने चेंज हो गया है, और गोली रोक लिया मैंने, आप जो चाह रहे तो फिट नहीं हुआ है। समझ में आया? तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास है। ये क्या दिखाता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दिखाता है कि टेट्रासाइक्लिन में हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर इसको हटा के हमने अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया, ठीक ना, इसको हटा के हमने क्या कर दिया, अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया, तो अब क्या होगा? अब टेट्रासाइक्लिन में जिंदा नहीं रहेगा, ठीक। तो हम समझ जाएंगे कि अरे ये बैक्टीरिया तो मर गया, यानी इसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो ऐसा प्लाज्मिड था जो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। समझ में आएगी नहीं? सच्ची बताओ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द recombinant will grow in ampicillin containing medium but not on the tetracycline containing medium। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट बना दिया, जिसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका क्या उड़ गया भाई, ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं कि भैया हमने क्या उड़ा दिया, क्या उड़ा दिया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। यानी टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन एम्पीसिलिन में तो सर्वाइव कर ही सकता है, क्योंकि ये वाला जीन अभी भी इसके पास मौजूद है। हाँ, अगर आप PST1 से इसको कट करवाते, ठीक ना, तो हो सकता था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी खत्म हो जाता। PVU1 से, है ना, कट करवाते तो हो सकता था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट वाला जीन भी उड़ जाता, खत्म हो जाता। चलिए यहां हम बात करते हैं, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। यानी जो चेंज नहीं हुआ वो दोनों पे सर्वाइव कर सकता है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है उसके पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। यहां समझ लीजिए कि अभी तक हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को हटा दिया था, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्म हो गया था वो टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं कर रहा था, लेकिन एम्पीसिलिन में कर रहा था। क्यों? क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन था उसके पास, ठीक। और लेकिन जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ उसमें तो दोनों चीजें थे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो वो दोनों मीडियम में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। तो बोथ द मीडियम में ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA, ठीक है, and helps in selection of recombinants, ठीक है। तो जैसे ही आपने एलियन डीएनए को इंसर्ट किया, ठीक है, एक जीन क्या है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है अभी तक, BAM-H1 से अगर कट करवा रहे हैं तो क्या होता है? वो इनएक्टिव हो जाता है वो जीन, ठीक। और एम्पीसिलिन वाला सर्वाइव करवाता है। तो इस चीज से हमको हेल्प क्या मिलता है कि हम रिकॉम्बिनेंट को या ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है, ठीक है। यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। यानी दिक्कत वाली चीज है भैया, झमेला वाला चीज है, because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotic, ठीक ना। चुनना बहुत मुश्किल है, एक बार एम्पीसिलिन में रखो, एक बार टेट्रासाइक्लिन में रखो, ठीक है, दोनों में सर्वाइव कर रहा है तो फिर ठीक है, समझो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एक में सर्वाइव कर रहा है, एक में मर गया तो ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कितने बैक्टीरिया को कितने टाइम तक करते रहोगे आप, ठीक है। Therefore, alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color, ठीक ना, in the presence of chromogenic substrate, ठीक है। अभी हम इसका मतलब समझते हैं। In this a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। This results into inactivation of the gene for synthesis of enzyme which referred to as insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrates give blue colored colonies if the plasmid in bacteria does not have an insert. Presence of insert result into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colony do not produce any color.
दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, फिर से समझते हैं, एक दूसरा चित्र बना लेते हैं और यहां समझते हैं। ये है एक वेक्टर। अब इस वेक्टर में एक जीन है जिसको हम लेक जेड जीन के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं? लेक जेड जीन के नाम से जानते हैं। ये जो लेक जेड जीन है ये बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइड अभी बताते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, जब हम इस वाले वेक्टर को स्टार्च के कांटेक्ट में रखते हैं तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम स्टार्च में ब्लू कलर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर मान लीजिए हमने कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए चिपका दिया कहां पे? लेक जेड जीन वाले साइट पे, यानी कि सबसे पहले हमने लेक जेड को यहां से रफा दफा किया, ठीक है, और इसकी जगह पे हमने यहां चिटका दिया दूसरे टाइप का एलियन डीएनए, डिजायर्ड एलियन डीएनए। अब क्या इसके पास लेक जेड है क्या? अब क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा क्या? अब क्या इस वेक्टर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको हम स्टार्च में डालेंगे तो क्या ब्लू कलर आएगा क्या? तो स्टार्च का जो नेचुरल कलर है व्हाइट, वो व्हाइट ही रह जाएगा। समझ में आया? कलर चेंज नहीं होगा स्टार्च का। ठीक है कि नहीं? ठीक। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ब्लू कलर आ रहा है स्टार्च में तो हम समझ जाएंगे इसमें लेक जेड जीन अभी भी है, और अगर नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर ही रह रहा है स्टार्च का, तो समझ जाएंगे कि भैया हमारा डीएनए खेल कर चुका है, लेक जेड को भगा के खुद उसकी जगह चिपक चुका है। तो ट्रांसफॉर्मेंट कैसा देगा? व्हाइट कलर, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे देंगे? ब्लू कलर। ठीक है, तो द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, यानी जो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और जबकि क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कि लेक जेड जीन प्रेजेंट है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो कलर कैसा देगा ये स्टार्च में? ब्लू कलर देगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो कलर के बेसिस पे भी हम पहचान सकते हैं भैया कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं हो चुका है। क्लियर है? चलिए यहां हम बात करते हैं वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जरा इनके बारे में बात करते हैं। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plant and animal from bacteria and viruses, which have known this for ages. कि how to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. ठीक है, अगर हम वायरस का एक डीएनए इंसर्ट कर देते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो फिर जो सेल है हमारा वो वायरस के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है ना? वायरस के जो जीन्स हैं वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से काम करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक ऐसा पैथोजन है जो डाइकॉट प्लांट के अंदर क्या कर देता है? एक पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर कर देता है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं टी डीएनए। ठीक है, और ये टी डीएनए क्या कर देता है कि जिस प्लांट सेल में जाता है उस प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज कर देता है, कैंसर कॉज कर देता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कॉज कर देता है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, ताकि पैथोजन उसमें सर्वाइव कर सके। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस करेगा क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डाइकॉट प्लांट के अंदर अपना डीएनए डाल देता है, और अपना डीएनए कहलाता है इसका टी डीएनए। जो टी डीएनए क्या करता है? प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर कॉज करता है, और ट्यूमर कॉज करने के साथ केमिकल्स निकलवाता है उस सेल से। ठीक है, ताकि
उस सेल में ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस आराम कर सके, अपनी लाइफ गुजार सके। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर हम बात करें, ये तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस था प्लांट के केस में। अगर सिमिलरली हम बात करें तो रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे डाइकॉट प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का नाम याद रखेंगे आप, और अगर एनिमल्स के अंदर किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक ना, तो उसके लिए रेट्रोवायरसेस चाहिए। तो रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, ठीक है। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of interest to human। मान लीजिए कैंसरस सेल बनाने वाला हमारे पास रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरस के पास क्या प्रॉपर्टी है कि ये सेल को अनकंट्रोल डिवीजन करने के लिए बोलता है, ठीक ना, कि क्या कर सकता है, ये अनकंट्रोल डिवीजन करवा सकता है, ठीक, और बीमारी फैला सकता है। तो क्यों ना ऐसा हम करें कि भैया जो इसमें कैंसरस जीन है, कैंसर कॉज करने वाला, उस जीन को काट दे और यूजफुल जीन उस जगह पे सेट कर दें। तो भैया करवाओ, जितना डिवाइड करवाना है, यूजफुल चीजों का ही नंबर बढ़ेगा। अरे हाँ कि ना? ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग को बोलते हैं टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टाइटेनियम नहीं है ये क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का। किसके अंदर? डाइकॉट प्लांट के अंदर। has now been modified into cloning vector which has no more pathogenic to the plant but is still to able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plants। ठीक है, यानी जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था, ठीक ना, उसको हमने कट करवा के क्या कर दिया, उसके जगह पे यूजफुल जीन डाल दिया कि भैया तुम्हारा काम है अनकंट्रोल डिवीजन कराना, फैलाना, तो गंदगी मत फैलाओ, अच्छा चीज फैलाओ। समझ में आ गया कि नहीं? तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को क्या कर दिया गया है, अब उसको पैथोजेनिक नहीं रहने दिया गया है। उसकी जगह पे क्या कर दिया गया है कि भैया उसका जो मैकेनिज्म था कि हम डिलीवर करेंगे जीन को, तो भैया एक काम करो कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है, हमारे इंटरेस्ट का जीन, उसको डिलीवर करो। बीमारी तुम डिलीवर कर रहे हो तो तुम्हारा बीमारी वाला जीन काट देते हैं और उसके जगह पे अच्छाई वाला जीन भर देते हैं, अच्छी चीज डिलीवर करो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड, यानी रेट्रोवायरस के भी हाथ पैर काट दिए गए हैं, जो उसमें बीमारी वाला चीज होगा उस जीन को कट कर दिया गया है। एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन। अब जो हमको चाहिए वो फैलाओ भाई, अच्छी चीजें फैलाओ अगर फैलाना ही है तो, ठीक है। अब आपका आदत है हाथ में जो चीज आए फेंक देने का, तो अगर हाथ में पत्थर आ गया तो किसी का माथा फोड़ दोगे। तो एक काम करो कि अगर आदत है फेंकने का, ठीक ना, तो पत्थर की जगह तुम्हारे हाथ में फूल का टोकरा दे देते हैं, ठीक है। शादी ब्याह में गेट के सामने खड़े रहो, फूल फेंको, अच्छा काम करो, है ना। हाँ, तो फैलाने वाली आदत तो ये छोड़ नहीं सकते, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस हो या फिर रेट्रोवायरस हो, इसका काम है फैलाना। अब बीमारी वाला जीन था तो बीमारी फैला रहा था, अच्छा डिजायरेबल जीन डाल देंगे तो हो सकता है वो फैलाए, उसका नंबर बढ़ाए, ठीक है, इनटू एनिमल्स। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ सुटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि नंबर इसका बढ़े। समझ में आ गया यहां तक? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि भैया जिसके अंदर आप डिजायरेबल जीन डालना चाह रहे हो, वेक्टर डालना चाह रहे हो, उस सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना होगा, उसको तैयारी करवाना होगा कि भैया तुम्हारे अंदर जीन डालने वाले हैं, ठीक है। प्यार से रख लो, नहीं तो थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, ठीक, उसको तैयार करेंगे आप, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं आयुष को कि भाई मेरे घर से कुछ लोग आ रहे हैं और आज ही आए हैं, अब तुम अपने घर पे रख लो, रखेगा ये? नहीं रखेगा, ठीक है। हाँ, अपने दोस्त को बोल देगा कि मेरे घर के बाहर ताला लगा के बाहर से बाहर निकल जाना, तू किसी को पता ना चले मैं घर में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको 5 महीने से बोलूँ कि अरे यार आयुष मेरे पास रखने की जगह नहीं है भाई, एक ही कमरे में रहता हूँ मैं, फैमिली वाले आएंगे तो कहाँ रहेंगे,
ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते 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 हो सकता है लास्ट में बोल दे कि चलो सर एक दिन की बात है तो कोई बात नहीं, रख लेंगे। ठीक, तो जिस होस्ट के अंदर आप डिजायरेबल जीन डालना चाहते हैं, ठीक ना, आपको उस होस्ट को पहले क्या करना होगा, तैयार करवाना होगा। और तैयार करवाने वाले होस्ट, ठीक है, को हम नाम देते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, यानी होस्ट को हमको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। जरा समझ लेते हैं भैया, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसा है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, बाय लेयर से, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है, तो वाटर लविंग चीजों को तो आने ही नहीं देगा। ठीक है, वाटर लविंग चीजों को आर पार नहीं आने जाने देगा। क्यों का रीजन यही था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है किससे, लिपिड से, हाँ, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से। और लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर सोल्यूबल चीजों को अपने आर पार नहीं आने जाने देता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, ठीक है, कि बैक्टीरिया को यहां तैयार कर रहे हैं कि भैया तुमको लेना पड़ेगा प्लाज्मिड। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। तो बैक्टीरियल सेल को आपको पहले तैयार करना पड़ेगा, सोना बाबू रख लो रख लो रख लो डीएनए रख, तब वो तैयार होगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट सेल, ठीक, या कॉम्पिटेंट होस्ट। अब ये किया कैसे जाता है, तो कॉम्पिटेंट बनाने का एक तरीका है कि दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। डाइवैलेंट कैटायन मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो और कैटायन हो, पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक ना, ये Mg2+ भी हो सकता है, Mn2+ भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम याद रखेंगे यहां पे नाम कैल्शियम का, डाइवैलेंट कैटायन याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी आता है तो कैल्शियम चुनिएगा। विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स कहां, द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स ऑन इट्स सेल वॉल। ठीक है, तो डाइवैलेंट कैटायन के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं। किसको ट्रीट करवाते हैं भैया, हाँ, बैक्टीरियल सेल को। ठीक, और बैक्टीरियल सेल को इस डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करवाने से क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में छोटे 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 पोर्स बन जाते हैं। अब पोर्स बन गए तो जिस डीएनए को हम चाहें उस पोर के अंदर घुसा सकते हैं बैक्टीरिया में। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly on 42 degrees Celsius and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. दूसरा तरीका ये है कि भैया एक बैक्टीरिया अगर बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं लूंगा डीएनए, तो उसको हमको कैसे फिर तैयार करना है, तो दूसरा तरीका ये है कि भैया आपने क्या किया कि सबसे पहले हाँ उस बैक्टीरियल सेल को उठा लिया। ठीक है, उस बैक्टीरियल सेल को क्या किया, पहले दिया ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, हाँ, यानी उसको रखा बर्फ पे, फिर बर्फ से उठा के डायरेक्ट रख दिया हीट पे 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर बर्फ पे, फिर 42 डिग्री पे, फिर बर्फ पे, ऐसे ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम जब करते हैं तो होता क्या है कि बैक्टीरिया तैयार हो जाता है भैया किस चीज के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए। तो होता क्या है कि बैक्टीरिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है इतनी देर में ठंडा गरम से वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, और इस वजह से जो डिजायर्ड डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वेक्टर के साथ, उसको हम एंट्री दिला सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसको हम नाम देते हैं हीट शॉक। क्या नाम देते हैं भैया, हीट शॉक। ठीक है, यानी एक बार रख दिया बर्फ पे, फिर एक बार रख दिया हीट पे, फिर एक बार रख दिया बर्फ पे, फिर एक बार रख दिया हीट पे, यानी ये प्रोसेस थोड़े टाइम तक करते हैं हम, ठंडा गरम। ठीक है, उसके बाद जो है ये बैक्टीरिया तैयार हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपटेक करने के लिए। ये एकमात्र उपाय नहीं है इंट्रोड्यूस करने का एलियन डीएनए को इनटू द होस्ट सेल, तो इसके अलावा और क्या है तो हम जान लेते हैं। इन अ मेथड जिसको हम नाम देते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, इसमें करते क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में। याद रखेंगे जो माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल सेल्स के लिए। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक नाम आएगा जीन गन, वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जीन गन या बायोलिस्टिक्स नाम देते हैं, वो प्लांट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जीन
हाँ हाइब्रिड हाँ, तो जीन गन है। जीन गन किसके लिए यूज करते हैं हम? प्लांट सेल के लिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, नाम खाली माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको यहां दिखाता हूं माइक्रो इंजेक्शन कैसा। देखिए ये है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक ना। ये माइक्रो इंजेक्शन में बहुत सारे चीजों को जोड़कर इस पूरे सेटअप को नाम देते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, और इसमें करते काम कैसे हैं भैया कि यहां पे ये पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये इंजेक्शन जैसा, ठीक ना। हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं जिस सेल के अंदर हमको माइक्रो इंजेक्ट करना है किसी भी चीज को, ठीक ना, और उस सेल को पकड़ते हैं कुछ इस तरीके से, और ये माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ आपको ये एक ओवम दिख रहा है और ओवम के अंदर हमने इंजेक्ट किया है स्पर्म को, ये एक स्पर्म सेल यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, पीछे की तरफ जो ये लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ उसको होल्डर बोलते हैं, जो क्या करके रखता है, इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको गाइड बोलते हैं हम, उसके थ्रू इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है चीज़ों को। तो ये इंजेक्शन बहुत पतले, बहुत छोटे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, और इनका ही काम है, ये इनका कमाल है ये। तो क्या लग रहा है? मस्त लग रहा है। ठीक है, चलिए, मस्त लग रहा है तो ठीक है, दस्त नहीं लगना चाहिए। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के लिए सुटेबल मेथड, इसको जरा सा सफाई कर देता हूं भाई, साफ सफाई आसपास में रहनी चाहिए। कहते हैं इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन द मेथड कॉल्ड बायोलिस्टिक्स या जीन गन। करते क्या है, गोल्ड या टंगस्टन का एक पार्टिकल ले लेते हैं, छोटा सा माइक्रो पार्टिकल, ठीक है, और इनके ऊपर लपेट दिया जाता है डिजायर्ड डीएनए को। इनके ऊपर हमने किसको लपेट दिया? डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को। और इसको हम क्या करते हैं, जीन गन की मदद से, ये जीन गन है ये, इसकी मदद से हम क्या करवाते हैं प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, जरा एक बार यहां चित्र देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कैसे ये काम होता है। ये काम होता है जीन गन का कुछ ऐसे, ये जीन गन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये साइंटिस्ट ने गन पकड़ा हुआ है और एक ग्लास स्लाइड के पीछे रखा हुआ पत्ते को, और उस पत्ते के अंदर ये फायर करेगा इस जीन गन से उसी गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल को जिस पे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट लपेटा हुआ है। ग्लास स्लाइड इधर है, पत्ता बीच में है। हाँ, पीछे की तरफ है, पत्ता बीच में है, पत्ता बीच में है, तो ग्लास स्लाइड में थोड़ी इंजेक्ट करेगा। हाँ, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? तो पीछे ग्लास को इसीलिए पत्ते को सपोर्ट देने के लिए, हाथ रखेगा तो गोली पता चला हाथ में घुस गया, ठीक है, हाँ, तो पीछे से सपोर्ट लेने के लिए उसने ग्लास स्लाइड रखा हुआ है। तो हम बात करते हैं यहाँ जो जीन गन या बायोलिस्टिक्स नाम देते हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 1400 फीट पर सेकेंड होती है, 1400 फीट पर सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा हो गया वेलोसिटी तो ये जो गोल्ड और टंगस्टन का पार्टिकल है ये पत्ते को चीर कर बाहर निकल जाएगा, और अगर इससे कम हुआ तो ये जो गोली है जो गोल्ड और टंगस्टन का, ये बाउंस बैक कर जाएगा, यानी टकरा कर वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ये इतनी रखते हैं 1400 फीट पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो तरीका है उसके बारे में भी हम यहाँ बात कर लेते हैं जीन गन के बाद। एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host cell। यानी पैथोजन को क्या कर देते हैं, डिसआर्म्ड। पैथोजन जो बीमारी कॉज करने वाला है उसके हाथ से हथियार छीन लेते हैं बीमारी कॉज करने वाला, और उसके हाथ में क्या दे देते हैं, डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, कि जा अब बीमारी फैला तो उसके हाथ में अब डिजायर्ड डीएनए, अब डिजायर्ड डीएनए फैलाएगा वो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट क्या है द टूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जरा यहां बात कर लेते हैं। चलिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकालना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए के टुकड़े टुकड़े करना विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्योंकि ये कट करता है डीएनए को, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट यानी उन छोटे छोटे टुकड़े में से
एक डिजायर्ड डीएनए को बाहर निकालना और उस डीएनए को चिपका देना कहाँ, वेक्टर के ऊपर, और इसको ट्रांसफर कर देना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें, होस्ट के अंदर, और उस होस्ट को कल्चर करना कुछ टाइम के लिए ताकि क्या बन सके, डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके, और इस प्रोडक्ट को बाद में हम क्या कर सके, लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट कर सकें और मार्केट में कमर्शलाइज कर सकें। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक, यहां हम बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कैसे करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है भैया, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या आरएनए हो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड है। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन है कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड ना मिले, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और भैया कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए के फॉर्म में भी ये मिलते हैं। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। यानी अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करवाना है, ठीक ना, तो डीएनए जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ और दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, we have to break the cell to open the DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharide and also lipids, ठीक है। यानी अगर डीएनए को आपको बाहर निकालना है भैया, तो डीएनए क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है सेल के अंदर, हाँ, सेल अगर मान लीजिए प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है ना, और बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या है, हाँ, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर या कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम भी बना सकते हैं। यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, अरे हाँ कि ना, ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो हमको यहां तक पहुंचने से पहले क्या करना होगा, किससे होकर गुजरना होगा, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लास्ट से होकर गुजरना होगा। और सेल वॉल को तोड़ने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए तब हम पहुंचेंगे कहाँ, डीएनए के पास, ठीक है। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के एंजाइम्स चाहिए। काहे भाई, का सेल वॉल बना है अलग अलग चीज़ों से, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट है, अलग अलग चीज़ें हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, स्टार्च है, क्या बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ना, शुगर है, ठीक है। तो उन सबको चीड़ चाड़ के पहुंचना है हमको कहाँ, जेनेटिक मटेरियल के पास, न्यूक्लिक एसिड को निकालने के लिए, डीएनए को निकालने के लिए। आ जाते हैं वापस। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। यानी अगर बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है तो लाइसोजाइम, एकमात्र एंजाइम ऐसा यूज कर लीजिए, लाइसोजाइम, जो सारा काम कर देगा बैक्टीरिया में, सेल वॉल भी तोड़ देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तोड़ देगा। अगर प्लांट के अंदर हम बात करें तो प्लांट का सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, और फंगस के बारे में बात करें तो इनका जो बना हुआ है सेल वॉल काइटिन से, उनको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम। अब हम आ जाते हैं, यू नो दैट जीन आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए इस तरीके से लिपटा होता है भैया, ठीक है, पता है। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबो न्यूक्लियेज वेयर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएज, ठीक है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीन ही तो चीज है भाई, है ना। तो आरएनए को हटाना है तो राइबो न्यूक्लियेज यूज करेंगे, प्रोटीन को हटाना है, डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएज यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। Other molecules can be removed by appropriate treatment with purified DNA, ultimately precipitates out after addition of chilled ethanol। यानी इतने सब चीज़ों को हटाने के बाद जो हम बात करते हैं कि जो प्यूरिफाइड डीएनए है वो मिलता है कब, जब हम उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं तो, ठीक है, हाँ, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से क्या होता है, जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी नीचे की तरफ जाकर जमा होने लगता है, झुंड में जमा होने लगता है। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन।
तो ये पतले धागे की तरह आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये पतले धागे की तरह ये डीएनए आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीएनए आपको ये दिख रहा है, ये डीएनए इतने सारे सब्जेक्ट भी होते अलग अलग सबका होगा ना। हमारा तो फिर कहाँ है? ठीक है, तो ये जो आपको थ्रेड लाइक दिख रहा है, ठीक है, मैंने डिजाइन बना दिया इस पे। ये जो थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है ये क्या है? डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है, ये थ्रेड लाइक। ठीक है, तो भैया हमको कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड दिखता है, ठीक ना। और कहाँ दिखता है ये? तो सस्पेंशन में, जहां प्यूरिफाई कर रहे हैं हम अलग अलग एंजाइम्स के साथ डीएनए को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, यानी डीएनए जो हमने आइसोलेट कर लिया उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, साफ सुथरा बना लेंगे, और अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसको हम कट करवाएंगे। ठीक है, एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, यानी जो एंजाइम से कट करवा रहे हैं उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन देंगे। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। हमने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा था पिछले क्लास में। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, हेंस इट्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम एनोड बोलते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ठीक है, यानी जिसमें हमको चिपकाना है उसके साथ भी ऐसा करेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर साइज का हमको वेक्टर मिले जिसपे एक पर्टिकुलर तरीके का सीक्वेंस कटा हुआ है, जहां पे हम ये डीएनए को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होगा, सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को। हाँ, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए and the cut vector with space are mixed and ligase is added। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भैया, इसमें डाल देते हैं एंजाइम लाइगेज, और लाइगेज क्या कर देता है? इन दोनों को आपस में चिपका देगा, और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो जाएगा। तो सोर्स डीएनए हो गया ये वाला, और वेक्टर डीएनए हो गया ये वाला। ठीक है, तो सोर्स डी अलग बना देता हूं कलर। सोर्स डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो सोर्स डीएनए का एक कट पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, और वेक्टर डीएनए का कट पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक, और इन दोनों को अपने अपने जगह से हटा देते हैं। इस पार्ट को हमने यहां से हटा दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, और हमने क्या कर दिया भैया, तो जो पार्ट इस डीएनए का हमने कट करा था, इस डीएनए का जो पार्ट हमने कट करा था उसको अब इंसर्ट कर देंगे कहाँ? इस पे। ठीक है, अब ये जो डीएनए बन के तैयार हो गया इसको नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी नंबर बढ़ाना। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो, यानी लैब कंडीशन में बनाया जाता है। किस चीज को यूज करके? यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एंड द एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले प्रोसेस समझ लेते हैं क्या है। सपोज ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है प्रेजेंट। ठीक है, अब हमने क्या कराया, इसको करवाते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग खोल देना। ये स्ट्रैंड अलग अलग हो गया। अब इसके ऊपर चिपकता है प्राइमर जो स्टार्ट करवाएगा पूरे डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनने के लिए। तो ये प्राइमर का चिपकना कहलाता है एनीलिंग, और ये प्राइमर चिपकता है कहाँ? 5 प्राइम एंड पे, यानी जो स्ट्रैंड अब बनेगा, ठीक ना, उसके 5 प्राइम एंड पे, यानी पहले वाले डीएनए के टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, तो ये प्राइमर चिपकने का मतलब है एनीलिंग। और इसके बाद एक एंजाइम यूज करते हैं हम जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। एक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज है ये, जो क्या करवाता है? एक्सटेंशन करवाता है।
एक्सटेंशन का मतलब है पूरा पॉलीमराइजेशन करवाता है, नया पॉलीमर बनाता है। तो फाइनली हमको क्या दिखा, एक डीएनए था यहाँ और उससे फाइनली बन कितने गए डीएनए, 2 डीएनए, 1 एंड 2। और ऐसे ही अगर 30 साइकिल तक हमने चलने दिया तो 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेगा 4, ठीक है। और ऐसे ही अगर 30 साइकिल तक चला तो लगभग 1 करोड़ कॉपीज बन जाते हैं एक डीएनए के, लगभग 1 करोड़ कॉपीज बन जाते हैं। चलिए यहां हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। प्राइमर्स क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, टुकड़े, ठीक है। दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए में अगर रीजन ऐसा है कुछ ATGC, ठीक है, तो जो प्राइमर इसके सामने आकर चिपकेगा, ठीक है, उसमें रीजन कुछ ऐसा होना चाहिए TAC, ठीक है। हाँ नहीं 3 से आकर चिपकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ATG है इस तरीके से सीक्वेंस, तो जो प्राइमर चिपकेगा उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए इनका, ठीक है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है प्राइमर को यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड इन द रिएक्शन इन जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए को देखकर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर की मदद से नया पॉलीमर बनवाता है डीएनए का। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ठीक ना, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, लगभग 1 करोड़ कॉपीज बन जाएंगे डीएनए के। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है भाई, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो क्या कर सके, सरवाइव कर सके हायर टेम्परेचर पे। एक वर्ड याद रखना है, समझ में आ गया गुरु, एक वर्ड याद रखना है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और इसको आइसोलेट किया जाता है एक बैक्टीरिया से जो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। चाहे डीनेचुरेशन हो, चाहे एनीलिंग हो, चाहे एक्सटेंशन हो, हायर टेम्परेचर पे ही होते हैं। एक 94 पे होता है, एक 56 पे होता है, एक 72 पे होता है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस पे ऐसा एंजाइम चाहिए, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो इस टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके। और अगर कौन सा, ठीक है, अगर मान लीजिए हम अपनी बॉडी से निकाल के देते हैं अगर डीएनए पॉलीमरेज, तो वो उतने टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है लगभग, ठीक है। तो उतने वाला ही डीएनए पॉलीमरेज मिल पाएगा। और ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, और उसी का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर पीसीआर। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर के साथ लेकर हम आगे का क्लोनिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक्स खत्म करके, बायोरिएक्टर्स खत्म करके, हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। इस पे कुछ एमसीक्यूज हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पे, इस पे हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक।